मैंने तो कल उस दिन भी बोला, अभी आप एग्जाम देखो, वनडे एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम देख लो, बाकी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं क्यों बोलूं। गोत्र परंपरा, हमारे यहाँ पर गोत्र का संबंध किससे है? वंश से, है ना। हमने पहले क्या पढ़ा? वंश, मतलब बोलो किस वंश के हो आप, डिसेंट होता है ना। अब होती है गोत्र परंपरा। अब आपने ये भी सुना होगा कि हमारी ये गोत्र है, इस गोत्र में शादियां होती, इस गोत्र में शादी नहीं होती है ना। जब शादी होती है देखते क्या नहीं देखते? नहीं देखते, देखते हैं। शादियां होती तो गोत्र देखते क्या नहीं देखते? जैसे कोई ब्राह्मण, कोई पुरोहित है, तो वो शर्मा में कर देगा कि नहीं कर देगा, पांडे में करेगा कि नहीं करेगा, ना श्रीवास्तव में करेगा कि नहीं करेगा, है ना। ये सब ब्राह्मण होते ना, तो श्रीवास्तव की श्रीवास्तव में नहीं होती होगी, भाई बहन लग जाते हैं। अरे गोत्र में नहीं होती, वही तो बोल रहा है, गोत्र वही तो पढ़ रहे हैं। सेम गोत्र में शादी नहीं होती, भाई बहन मानते, है ना। तो जैसे राजपूत होते हैं तो राजपूतों की तो राजपूतों में होती, लेकिन वो सरनेम अलग रहता है ना। तो सेम ऐसे ही गोत्र परंपरा क्या है, हम मानते हैं कि हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ है। हिंदू परंपरा में इससे पहले क्या माना जाता था? पहले माना जाता था कि हमारा जन्म किससे हुआ है? ऋषियों से हुआ है। किससे हुआ है? हमारे एंसिस्टर कौन है? ऋषि। एंसिस्टर मतलब क्या होता है? पूर्वज, पूर्वज। तो हमारे कितने ऋषि बताए थे शुरू शुरू में? 4। कौन कौन से थे? अगस्त तो बाद में, वशिष्ठ, भृगु और कश्यप। कश्यप तो बाद में आए थे। हाँ, सब लिख लो। अंगिरा, और एक और कौन सा है? अरे अगस्त और कश्यप। और कौन कौन से ऋषि बचे हैं? ये हो गए जमदग्नि, अगस्त, कश्यप। अरे यार एक दो और थे यार, अत्रि। हाँ, अत्रि, और एक और बचे ए इधर से अत्रि, विश्वामित्र। हाँ, विश्वामित्र। तो और विश्वामित्र है ना। तो ये क्या है, हमारी सबकी उत्पत्ति किससे हुई? अगर हम माने कि हमारे एंसेस्टर शुरुआत में कौन थे, तो इनमें से ही कोई एक रहेंगे कि हमारा ओरिजिन इनसे हुआ, इनसे हुआ, इनसे हुआ ना। विश्वामित्र के पुत्र है, वशिष्ठ के पुत्र। संत व्यक्ति, हर साधु का एक अतीत होता है, तो अतीत छोड़ के गया ना। नहीं, क्वेश्चन को जेन्युइन करा, इन्होंने बोले संत थे तो बच्चा कैसे हो गया। मेरी बात सुनो, ये चीजें इमेजिनरी चीजें, हमने मान रखा कि हमारा ओरिजिन इनसे हुआ है, देखा वेखा किसी ने नहीं। ऐसा जैसे आपने सुना ना कि दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, तो मुस्लिम धर्म में क्या चलता है कि 2 आया था, एक के हाथ से बच्चा पैदा हो गया, लो, है ना, एक के मुख से पैदा हो गया। एक बोले 2 लोग आए, उनके ने आपके मम्मी पापा से पूछो, अगर बोले ऊपर से टपक गए, तो सबके अलग अलग। तो हम अपना ओरिजिन कैसे मानते? अरे हम अपना ओरिजिन ऋषियों से मानते हैं, और इन ऋषियों को ही क्या कहा गया था? इन ऋषियों के जो वंशज वो है गोत्र, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि परिभाषा किसने दी थी? मजूमदार और मदान ने। मजूमदार और मदान क्या बोला था इन्होंने कि गोत्र कुछ वंशों का ऐसा योग है जो अपनी उत्पत्ति। गोत्र क्या है? कुछ डिसेंट से, क्या है? कुछ डिसेंट का एक मिक्सचर है, कुछ डिसेंट से मिलकर क्या बनाए? गोत्रा बनाए, जो कि इमेजिनरी है। क्या है ये? हमने इमेजिन कर रखा है। क्या कर रखा है? कि हमारे गोत्र, ये इमेजिन कर रखा है। आई बात शिवानी समझ में? हमने कल्पना कर रखी कि ये हमारे क्या है? पूर्वज है ना। मुसलमानों में ये गोत्र परंपरा नहीं चलती, हिंदुओं में चलती केवल, ठीक। अब अगला क्या, एक और व्यक्ति कौन हुआ है? शरद दुबे। इन्होंने क्या बोला है? व्यक्ति जिस वंश से जुड़ा है। हाँ, आप मान के चलिए किस वंश से जुड़े हैं, बताओ। सबके अलग अलग वंश रहते हैं ना, तो जिस वंश से हम जुड़े रहते, जिस डिसेंट, वंश का मतलब होता है डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है एक मान सकते फैमिली ट्री। रहते ना कि हमारे दादाजी, उनके पापा जी हमारे वंशज है, हम किनके वंशज है? तो हम जिस वंश से जुड़े हैं वो लोग क्या है हमारे? मूल में जाएंगे तो सब क्षत्रिय। हाँ, मूल में जाना ही नहीं, हमें कल्पना कर रखी ना, इसलिए। तो क्या है, जिस व्यक्ति जिस वंश से जुड़ा, उस वंश का मूल ऋषि या प्रथम ऋषि क्या कहलाता है?
उस गोत्र का कहेगा, उस वंश का गोत्र है। तो क्वेश्चन आएगा कि गोत्र क्या है, तो गोत्र क्या है, बताओ क्या है गोत्र। एक काल्पनिक अवधारणा है जिसमें हम अपनी उत्पत्ति किसी स्पेसिफिक ऋषि से मानते हैं, और वो 8 प्रकार के ऋषि है, अंगीरा, वरिष्ठ, भृगु ऋषि, जमदग्निक, अगस्त ऋषि, कश्यप, अत्रि और विश्वामित्र। ये 8 ऋषि हुए हैं। और ये जो अगस्त ऋषि है ना, इन्होंने क्या करा था दक्षिण भारत में, क्या करा था, साउथ इंडिया में इसका एक्सटेंड करा था। किसको, रिलीजन को, हिंदू रिलीजन को साउथ इंडिया में किसने बढ़ाया था, अगस्त ऋषि ने। अब है ना, ये जमदग्निक और विश्वामित्र ये सब क्या है, अब ये सारे हैं ऋषि। इन ऋषियों के नाम पर हम अपना ओरिजिन मानते हैं। उसके बाद हम अपना जैसे कोई फिर उसके बाद आ गई, इसके बाद वर्ण व्यवस्था आ जाती है। तो क्वेश्चन आएगा कि वर्ण व्यवस्था पुरानी है या गोत्र परंपरा, तो गोत्र। वर्णा सिस्टम है ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण है। समाज को कितने भागों में बांट रखा हमने, एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण क्या काम करते हैं, पूजा पाठ, ज्ञान ध्यान का काम, ज्ञान देना ये काम। क्षत्रिय काम करते हैं आर्मी का, और वैश्य काम करते हैं बिजनेस का, और शूद्र काम करते हैं कृषि वगैरह सेवा क्षेत्र में, है ना। तो ये समाज को पहले बांट रखा था। ये क्यों बांट रखा था, अच्छा गांधी जी ने इसका सपोर्ट किया था वर्ण व्यवस्था का। ये वो वाली वर्ण व्यवस्था नहीं जो जाति के आधार पर, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। मान के चले मैं टीचर हूं तो मैं ब्राह्मण में आ जाऊंगा। कोई आर्मी में है, भले वो बोले एससी का, बोले एसटी का, वो बन जाएगा क्षत्रिय। कोई वैश्य है, भले वो राजपूत है, कुछ भी, वो बन जाएगा वैश्य। मतलब ये वर्ण व्यवस्था पहले ऑन द बेसिस ऑफ वर्क थी। आप जो काम कर रहे हो उस जन्म वो बन गए। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जिस घर में पैदा हुए उस वर्ण में चलेगा। मैं राजपूत के घर में पैदा हुआ, उसमें क्या महान काम कर दिया मैंने, क्या महान काम कर, कुछ भी। कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया, नहीं है ना। कोई एससी घर में पैदा हुआ, बेचारे ने क्या गलती कर दी, कोई एसटी घर में कोई गलती नहीं, ठीक है। वो तो समाज को बांधने के लिए रख रखा था। क्योंकि जब हम जंगल से कार्य बटा रहे लोगों में, अब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क कर रखा था। हम जब जंगल से निकल कर आए, समाज में रहने लगे, तो जंगल में तो क्या था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना होगा ना आपने, कि जो सबसे आगे रहेगा, जो सबसे योग्य रहेगा, वो जीत जाएगा। लेकिन जब समाज बने, परिवार बने, तो क्या हुआ, सिस्टम बने। और सिस्टम बने तो लोगों को भेड़ू बनाया गया, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे। देखो अब लोगों को पता था लोग यूं तो डरेंगे नहीं, तो बोले ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला किसी ने नहीं देखा तो लोग डर जाएंगे। भगवान से डरते क्यों डरते, बोले भगवान देख ही लो, ऊपर वाला कौन, ऊपर तो है? ये सारी चीजें मैं भी ऐसा ही सोचता था कि ऊपर भगवान है, मैं भी सोचता था ऐसा। भगवान को माना जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। आई बात समझ में, आप भगवान को मान लो, ह्यूमन बोलो मैं जानता हूं, जानता कोई नहीं, भगवान को मानते। जानने जो क्लेम करता है वो जानता है, वो बेवकूफ बना रहा है। मुझे ये बताओ, ये कान्हा जी है हमारे, ये कान्हा जी हमारे जैसे क्यों, हमारे जैसे मुंह कांके क्यों है, क्योंकि हमने लोगों को ही देखा है, तो हमने उनको अपने जैसा बना दिया। कपड़े पहनने का जरूरत पड़ गई कान्हा जी को, क्यों पहनाते 10-20 रुपए का टोपा लेके उनको, पगड़ी, हाँ। मेरी बात सुनो, भगवान ने एक सिद्धांत होता है, ये आपका धुआं निकल जाएगा इसमें, डिटर्मिनिज्म। इसको बोलते हैं नियतिवाद। नियतिवाद का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, आप जो कर रहे हो सारी चीजें तय है, पर आप अगर वो सब तय है तो आप कोचिंग क्यों आ रहे हो, अरे फिर जो सब तय है तो फिर कोचिंग क्यों आ रहे हो, मतलब वो किस्मत वाला है। आप हम जो करते हैं ना वो सब चीजें तय हैं, जो भी करते हो सब तय है, तो फिर आप कोचिंग क्यों आ रहे, तय है आपका डिप्टी कलेक्टर बनना, मत आओ, घर बैठ के लग जाओगे। नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी है ना, लोगों ने धर्म की बहुत दुर्दशा। तो क्या है, डिटरमाइन है, हर चीज डिटरमाइन है, लेकिन उस डिटर्मिनिज्म को वही प्राप्त कर पाएगा जो उसके लिए काम करेगा।
मतलब बोलो रो मेरे संयोग मेरे जब मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था ना 2019 में, तो बाबा जी ने बता दिया था बहुत बड़े टीचर बनोगे अब आगे जाकर। हाँ सर मेरे भी क्या बोला, क्या आप बहुत बड़े टीचर बनोगे? मैंने कहा टीचर आर्मी की तैयारी करने वाला फक्कर बाबा रहता है, दौड़ता है, कुछ नहीं आता जाता। फिर मैं बोला नहीं, पर फिर मैं पढ़ा, फिर पढ़ाया कोचिंग तो बन गए। मैं सोचता करो बैठ जाओ, तो नियति बात तय तो है, लेकिन उस तय चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी रहती है बोलते। और फिर यार ये तो बहुत बड़ा है कि भगवान है भगवान नहीं है क्या है। एक हमने बताया था ना आपको, फ्रेडरिक निश्चय नाम का एक व्यक्ति, उसने क्या बोला है, भगवान मर चुका द गॉड इज डेड, भगवान मर चुका है। आ गई क्या फोन? ठीक, द गॉड इज डेड, भगवान मर चुका है, ये उसने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ो। हाँ ये भगवान है नहीं है वो, मैंने क्या बोला, भगवान मानने की चीज है, जानने की चीज नहीं। मानो तो अच्छा है, भगवान मानोगे ना तो आपको खुशी मिलेगी हैं? है? तो ये हम जितना जितना पढ़ते हैं ना उतने मूर्ख बनते जाते हैं, अपने आप को बेवकूफ समझ के हमें कुछ नहीं आता। जो जितना कम पढ़ेगा वो इतना ज्ञानी बन रहेगा अपने आप को, कि बोले भगवान है। कैसे भगवान? लोगों की जिंदगियां खप गई भगवान को जानने में, कोई नहीं जान पाया। हे मानो ना, आपको कोई नहीं बोल रहा मत मानो, पर ये क्लेम मत करो मैं जानता हूं। किसने देखा भगवान, बता दो मुझे ला। भगवान की मूर्ति देखना अलग होता है, मूर्ति तो हम लोगों ने बनाई। पहली मूर्ति कहाँ से आई होगी मैं बताऊं सर? किसी ने ना इमेजिन करके बना दी है। तो इमेजिनेशन की तो पावर है कि हम यहाँ आ गए, ये हम इमेजिनेशन की वजह से ही तो यहाँ आए। भगवान खुद हमारी इमेजिनेशन। पुराने गांव में क्या बात थी, पुराने गांव में एक लोग बोलते थे कि अब ऐसा जमाना होगा कि गाय को एक हिंगड़ो कोरो रहेगा नहीं, एक आलो रहेगा। मतलब एक ऐसा समय आएगा कि इस साइड पानी गिरेगा, इस साइड पानी नहीं गिरेगा। नहीं देख रहे क्या, यहाँ तक पानी गिर रहा है, उस पुल से बाहर जाओ पानी नहीं गिर रहा। ये पुराने जमाने में लोग बोले, आज से 20 साल पहले। ये कल्पना ही नहीं कर पाते हम कि ऐसा भी होगा कि नहीं हो रहा है यार, कि इस मोहल्ले में पानी गिर रहा है, उस मोहल्ले में पानी नहीं गिर रहा। पहले से ऐसी कल्पना कैसे कर सकते हैं लोग? बस वही बात है ना, समाज में कुछ ही लोग तो टॉप पे बैठे रहते हैं, वही लोग आगे बढ़ते है ना। आप जब हमें एथिक्स पढ़ाऊंगा ना आपको, तो एक होता है इनर इंट्यूशन, अंतरात्मा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो आज हो रहा है ना वो हमें पता चल जाता है कि बहुत पहले हो गया है, सपना आ जाता है हमें, या पता है ना, होता है। जिनकी विल पावर बहुत अच्छी होती है ना, डेजा वो अलग चीज होती है, वो एक अलग चीज है। सपना देखा ना तो वो अपने पहले भी देखा। हाँ नहीं पता आपको, डेजावू ये होता है कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा लगा मैंने पढ़ा दिया है पहले, ये वही डेजावू ही बोलते हैं उसको, है ना। या कभी कभी अब हम जब स्कूल चले जाते हैं और आपको क्या लगता है, और बोले मैं तो स्कूल घूम रही हूँ, ये आपको वही चीजें याद आ जाती है ना, तो वो होता है। उस जमाने में चले जाते हैं आप, तो ये फोकट बात है। कितनी मिनट देखो तो काटना पड़ेगा इतना सब, 18 मिनट। तो देखो गोत्र परंपरा, ऋषियों से हम अपना ओरिजिन मानते हैं। 8 ऋषि हुआ करते थे, है ना। हाँ सप्त, 8 में भी हो गए ना, सप्त थे लेकिन 8 हो गए। उसके बाद मजूमदार ने क्या बोला है कि गोत्र परंपरा क्या है, कुछ वंशों का एक ग्रुप है। उसके बाद हम देखें किसने बोला था, प्रोफेसर दुबे जी ने क्या बोला है कि व्यक्ति जिस वंश से जुड़ा है, वंश मतलब हमारे एंसेस्टर कौन है, उस वंश का प्रथम व्यक्ति मतलब हम मानते हैं ना, बोले हमारा वंशज वो है या हमारे वंशज वो, उस वंश के प्रथम व्यक्ति को कहा जाता है कि हमारा गोत्र का ओरिजिन होता है। अब क्वेश्चन ये आया हुआ है कि गोत्रों की संख्या कितनी है, क्या आया हुआ, द नंबर ऑफ गोत्रस। तो कितने थे शुरुआत में, अभी बताया आपको 4 थे, फिर बाद में 7 हुए, फिर बाद में एक और जुड़ गए, तो 8 क्या हो गए आपके, ये हो गए कौन, गोत्र। अब देखेंगे हम कि गोत्र और विवाह में क्या संबंध है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आ गया, चलो लिखो 7 मार्कर में लिख के लाना। गोत्र और विवाह में क्या संबंध है, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन गोत्र सिस्टम एंड मैरिज सिस्टम, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन गोत्रा सिस्टम एंड मैरिज सिस्टम। गोत्र व विवाह में क्या संबंध है, 7 मार्कर। गोत्र और विवाह में क्या संबंध है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन, रिलेशन बिटवीन गोत्र एंड मैरिज सिस्टम। बताओ आप क्या हो सकता है। गोत्र बड़ा रहता है, विवाह छोटा है। बताओ। विवाह केवल 2 लोगों के लिए, गोत्र पूरे वंश में। देखो मेरी बात सुनो,
एक गोत्र में शादी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एंसेस्टर सेम होते हैं। चलो, और सबसे मेन मान के चलिए किसी फैमिली है, उसमें आपने सुना होगा ना, कैंसर उसके नानी जी को था, उसके मम्मी को था, उसके मासी को, सबको रहता है। कैंसर का ऐसा रहता है कि मम्मी के सिस्टर के रहते, मम्मी की सिस्टर के भी रहेगी, नानी जी के, हाँ, सब के रहते। तो अगर वो जेनेटिकल प्रॉब्लम है तो हम कैरी करते जा रहे हैं उसको, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? नए बच्चे कैसे पैदा होंगे? दो लोगों के मिलने से। अब दो लोग जब अलग गोत्र के रहेंगे, अलग प्रकार के रहेंगे, तो नया जो बच्चा आएगा वो अलग ही आएगा। लेकिन अगर सेम लोगों ने शादियां कर ली, मान के चलिए एक्स है, ये एक्स की फैमिली है, अब एक्स को एक समस्या क्या है, कैंसर की है, तो इसका बच्चा वाई होगा, इसको भी ये होगी। अब इसका परिवार बनेगा, है ना, ए बी बनेगा, इसको भी होगी। तो हम एक्स की शादी किससे करवा देते? वाई से करवा देते, है ना। वाई थोड़ी, एक्स की शादी सी से करवा देंगे, तो इनका जब नया परिवार बनेगा तो डी बन जाएगा। मतलब क्या होता है कि हम गोत्र परंपरा को इसलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि, मान के चलिए ये होता है ना कि किसके नानी जी के कैंसर वगैरह किसके है, किसी ने कभी, मेरे नानी जी की थी, क्या थी, मेरे नानी जी के मम्मी के भी थी कैंसर, और मेरे नानी जी के भी कैंसर थी, ठीक। और मेरे एक भैया है, उनके मासी के भी कैंसर है, उनकी मम्मी के भी कैंसर, और उनकी मम्मी के मम्मी के भी कैंसर थी। तो एक ऐसा ट्री बनता है। तो हम उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? उनकी शादी किसी दूसरी फैमिली में करवा दो। अगर उन कैंसर वाले की, ये आप थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, अमूर्त चीज़ें, है ना, तो हम सेम गोत्र में शादी इसलिए नहीं करते, या तो फिर अगर सब लोग एक जैसे हो गए, 5 लोग ब्राह्मण मिले, तो वो क्या मानेंगे? राजपूतों को दारू कुट्टा मानेंगे, और बनियों को पैसे पिए फोकटे, ज़्यादा पैसे नहीं देते, और जो वैश्य उनको मानेंगे गलत। या 4 राजपूत हो गए तो सबको फोकट मानेंगे, कोई वैश्य हो गए तो बोले सब। तो हम जब एक जैसे लोग हो जाते तो क्या हो जाते? समाज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो फिर इसके लिए हमने कहा डाइवर्स, कि अलग शादियाँ करो, कि एक सेम गोत्र में शादी आप मत करें। लेकिन मुसलमानों में होता है ऐसा, सगी बहन को छोड़कर कहीं भी शादी हो जाती है। एक्सपेक्ट सगी बड़ी पापा की भी नहीं करते क्या? हाँ, वो तो हो जाती है। मामा की लड़की से कर सकते, मामा मासी बुआ की लड़की से कर सकते हैं। अंकल को छोड़ देते होंगे, इतना क्या कर देते होंगे, पर मेरे क्यों जानना। तो देखो, गोत्र और विवाह में क्या संबंध है कि हमारा हिंदू ये बात किसकी हो रही? विवाह गोत्र सब हिंदू परंपरा में चलता है। और हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदुओं से ही इसका ओरिजिन हो, जैन का, बौद्धों का, सिखों का, है ना। तो हिंदू परंपरा में क्या है, क्या शादी अनिवार्य है कि नहीं है? शादी नहीं करोगे फुकटे मानेंगे आपको, कोई मतलब नहीं इसका, है ना। तो हमारे यहाँ पर हिंदुओं में समान गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। आपने सुना, जैसे मैं राजपूत हूं, अब राजपूत में मैं सोनगरा सरनेम लगाता हूं, तो मेरी शादी सोनगरा में नहीं हो सकती, है ना, बाकी सब में हो सकती है ना। जैसे कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण में शर्मा है, तो शर्मा की सिर्फ शर्मा में नहीं होगी, बाकी श्रीवास्तव में हो जाएगी, पांडे में हो जाएगी, बहुत सारे होते, कश्यप में हो जाएगी, पालीवाल में हो जाएगी। पालीवाल भी रहते ना ब्राह्मण, नहीं पता ठीक क्या होते? काय पालीवाल राजस्थान के ब्राह्मण भी है, सरनेम लगाते हैं। हाँ, पालीवाल ब्राह्मण भी होते हैं, है ना, ठीक। तो हाँ, मेरी बात सुनो आप। तो सेम गोत्र में शादी नहीं होती। मान के चले कोई मालवी है, तो मालवी की मालवी में नहीं होगी, जो एक सरनेम लगा रहा हो, बाकी दूसरे कोई, है ना। हाँ, ऐसा मान के चले कोई किसी का ए है, किसी का 2 का ए, तो इनकी दोनों ए वालों की शादी नहीं हो सकती, गोत्र। लेकिन इसकी गोत्र ए है, इसकी गोत्र बी है, जाति तो एक ही होगी, जाति अलग चीज है। फिर जाति इनकी क्या रहेगी? मान के चले किसी की जाति राजपूत है, लेकिन इनका गोत्र अलग होना चाहिए, जाति तो एक ही होनी चाहिए, गोत्र अलग होना, है ना। गोत्र मतलब होता है जो हम सरनेम लगा रहे हैं ना, वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। सरनेम हम गोत्र से लगाते हैं, ठीक है। नाम के पीछे जो लगता है ना पूंछड़ी, वो, ठीक हाँ। तो देखो, तो पारंपरिक हिंदू समाज में क्या लेकिन क्या वर्तमान में भी ऐसा है क्या? वर्तमान में ऐसा नहीं भैया, गोत्र पोत्र कुछ नहीं देखते, प्रेम हो गया ना, कर ली शादी, कर लेते। आजकल ये नहीं देखते, है ना। पुराने जमाने में प्यार भी करते थे तो क्या करते थे? मैच करते थे, बोले यहाँ शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, चलो उस रिश्ते को आगे बढ़ा। आजकल तो जैसे कि रिलेटिव में
मैंने भी ऐसा ही हुआ, सब मिला लिया मैंने, हो जाएगा, चलो आगे बढ़ो। अरे दिक्कत है। हाँ, तो पारंपरिक हिंदू, सुन लो, पारंपरिक हिंदू, हाँ जाना जाओ, पारंपरिक हिंदू समाज में क्या होता था, एक गोत्र में शादियां नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान में होने लगी। और क्या हुआ, यह प्रथा किस विश्वास पर आधारित थी कि अनुवांशिक गुण क्या हो सकता है, अगर उसमें डिफॉल्टर है, जो हम जेनेटिकल प्रॉब्लम रहती किसी में, हमने आपको बताया ना कि अगर किसी एक में कैंसर तो वो ट्री बनता ही जाएगा, तो हमें उसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी गोत्र में शादियां कर दे। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, एक ही गोत्र के लोगों के अनुवांशिक गुण समान होते। आपने बायोलॉजी जिसने पढ़ी उसने सुना होगा अनुवांशिक गुण क्या होता है, क्या होता है, तो मतलब मम्मी पापा से बच्चों गुण सूत्र रहते हैं ना, एक्स वाई 43 रहते हैं ना, वो ऐसे। और जिसमें एक ही गोत्र में विवाह करने से, है ना, हाँ, इंटरब्रीडिंग इसलिए करते ताकि क्या नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो, लोगों में प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि अरे यार विकार का बताया ना हमने कि एक व्यक्ति में कोई सा विकार है ना, तो सब में ही रहेगा वो। अपन तो बोले ना इसके दादाजी पे गया। हाँ, अरे यार मेरे पापा के बाल उड़े हो तो मेरे भी उड़ गए। हाँ सर, मेरी मम्मा को ना बीपी होता है तो मुझे सच में ऐसा होता है। लड्डू के दौरे तो ना कि आपकी मम्मी को लड्डू काटते हो मेरे पापा को ड्रेस दीजिए। हाँ, तो क्या देखा हमने कि पुराने हिंदुओं में एक गोत्र में शादी नहीं होती थी, अलग गोत्र में शादी होती है। इसके पीछे रीजन क्या था कि एक गोत्र वाले लोगों का अनुवांशिकी समान होती है। अगर एक व्यक्ति में वो विकार है तो पूरी फैमिली में फैल जाएगा। उसको रोकने के लिए हमने क्या करा, देखो पुराने लोग भले वो साइंस नहीं समझते थे लेकिन काम सारे साइंटिफिक करते थे, ठीक। और अब अगला क्या है, अनुवांशिक विविधता सुनिश्चित करने। अच्छा, हम अलग अलग गोत्रों में शादी करने को क्या दिया हमने कि देखो डाइवर्स लोग जब मिले, अब मान के चलिए भारत की स्कूल की बात करते हैं, इसको समझने के लिए गोत्र को, सेम गोत्र में मैरिज करने से और अदर गोत्र में मैरिज करने से क्या फर्क है। एक स्कूल है इंडिया का या कॉलेज मान लो विक्रम यूनिवर्सिटी वाला, और एक है यूएसए का, ठीक। अब इंडिया के कॉलेज में या विक्रम यूनिवर्सिटी हो गई, SVU सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय, अब इस कॉलेज में आप कर रहे हैं BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। यहाँ कौन है, आपके आसपास के गांव के लोग सब। लेकिन यहीं पर आप यूएसए की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, यहां पर कर रहे हैं आप BA। यहाँ कौन है, 25 लोग पाकिस्तान के, 20 न्यूजीलैंड के हैं, 10 इंडिया के हैं, है ना, 10 नीदरलैंड के हैं, इतने डाइवर्स लोग हैं। हाँ, इन 25 में तो 5 लड़कियां 7 लड़कियां, अपने यहाँ तो लड़के की लाइन अलग लड़कों की लाइन अलग। कॉलेज में भी ऐसा होता है कि लड़कियां अलग बैठेगी लड़कियां अलग बैठेगी। अब यहाँ लड़के लड़की सब कोई मतलब नहीं, वो मूवी देखना में इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम है। तो अब इतनी डाइवर्सिटी जब है तो ये यहाँ के जो समाज है वो कितने ओपन समाज है, और अपने यहाँ पर समाज नहीं। तो उस ओपननेस को लाने के लिए या हम अपने समाज में डाइवर्सिटी लाने के लिए कि लोगों में अच्छे विचार आए, तो हम क्या करते, एक गोत्र में शादी नहीं करते। क्योंकि एक गोत्र में शादी मान के चलिए 4 लड़के बैठे तो मजाक लड़कियों की उड़ाएंगे वो, लेकिन उसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं तो क्या होगा, मजाक का बैलेंस रहेगा। 2 बार लड़कों को बोलेंगे 2 लड़कियों को बोलेंगे। तो इसलिए हम सेम गोत्र में शादी करेंगे तो एक जैसे बन जाएंगे, तो हम दूसरी गोत्र में शादी करने का रखते हैं। लेकिन अब ये हो गया कि गोत्र और विवाह में क्या संबंध है कि शुरुआत में क्या होता था, हमारे यहाँ पर एक गोत्र में शादियां नहीं होती थी, और अब भी नहीं होती जनरली। क्यों नहीं होती थी, क्योंकि उसमें अनुवांशिक जेनेटिकल प्रॉब्लम रहती है। उसको खत्म करने के लिए हमने रोको इसको, तो उसको खत्म करने। तो देखो गोत्र परंपरा में हम क्या देखे थे अभी लास्ट में कि विवाह और गोत्र में क्या संबंध है। तो शुरुआत में क्या होता था, शादियां नहीं कराई जाती थी, अभी भी नहीं कराई जा रही। क्यों नहीं कराई जा रही, क्योंकि अगर अनुवांशिक लक्षण सेम है, उनमें कोई विकार है, तो उस विकार को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग गोत्र में शादी करते हैं। अब हम देखेंगे कि शादी होने के बाद गोत्र में परिवर्तन आ जाता है। लड़की है, लड़की ने मान के चलिए मेरी शादी हुई तो मेरी जो लड़ी आएगी वो मेरा सरनेम एक्सेप्ट कर लेगी, है ना, होता है कि नहीं होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, नहीं होता ऐसा। आजकल के एडवांस लड़कियां हो गई, बोले मैं मेरा सरनेम कैरी करूंगी, तुम तुम्हारा करो। ठीक, आप तो नहीं कर पाओगे। आई बात समझ। हाँ,
तो गोत्र में क्या होता है, शादी के बाद लड़कियां क्या सरनेम अपना लेती, अपने हस्बैंड का। अच्छा ये क्यों, अच्छा ये सारे नियम बनाए पुरुषों ने, तो पुरुषों ने पितृसत्ता को जारी रखने के लिए ये करा कि बोले महिला पुरुष के घर जाएगी। पुरुष महिला के घर क्यों नहीं जाता है, पुरुष महिला के घर चले जाए इज्जत नहीं देते, बोले घर जमाई कई इज्जत को नहीं आएगी। देखो जाए ना यूं, एक दो चीजें, लड़कियां जाती है तो बोले देखो हमें यहाँ ले आए, लड़का जाता है तो बोले देखो बिना इज्जत कहीं आ गया, करे तो क्या करे आदमी। तो नव स्थानिक परिवार बनाए। तो देखो शादी विवाह के बाद गोत्र में क्या बदलाव आता है, जो महिला रहती है वो अपने पति की गोत्र एक्सेप्ट कर लेती है, और पति करता है क्या ऐसा, पति नहीं करता है ना। तो क्या लिख रखा है, विवाह के बाद एक महिला से अपेक्षा की जाती है अब मातृवंश, हाँ वो केरल के नायरगंज है ना, वो एक्सपेक्ट कुछ जनजाति। हाँ तो देखो महिला से कुछ क्या अपेक्षा की जाती है, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने पति का सरनेम अपनाएं, गोलू बच्ची बनी रहे। लापता लेडीज मूवी देखी किसी ने, लापता लेडीज में क्या जानते हैं, बोले मेरे मम्मी ने सब सिखाया, क्या सिखाया, बोले खाना बनाना, लोगों ये करना, सिलाई करना, फलाना करना, वो करना। और वो एक लड़की थी आपके जैसी समझदार पढ़ी लिखी, ऐसा बनना है, गोलू बच्ची नहीं बनना है ना, हाँ गोलू बच्ची नहीं बनना। तो अपने क्या उम्मीद की जा रही है कि अपने पति के गोत्र को अपनाए, लेकिन क्या अपना लेती है। क्यों अपनाती है, क्योंकि एक तो परिवार वंश को आगे बढ़ाए है ना, क्योंकि समाज में सारे नियम पुरुषों ने बनाए, समाज पितृसत्तात्मक है, और इसको लागू करने के लिए पितृसत्ता को हम क्या कर रहे हैं, लागू करवाने। अच्छा अभी स्कूल में आप आ रहे हैं, कॉलेज में, यहाँ कोचिंग में, तो आपके क्या नाम लिख रखा है फॉर्म में, आप या अटेंडेंस बोलेगे तो आपका और के पापा का नाम ही बोलते हैं ना। क्यों, क्योंकि हमारा वंश किससे चलता है, पिता से चलता है, ऐसा माना जाता है समाज शास्त्र में। माता से भी चल सकता है, मातृवंशी परिवार भी होता है। तो ये अच्छा, और विवाह के बाद परिवर्तन महिला को क्या करता है, महिला का बन जाता है नया परिवार, पैतृक परिवार में शामिल हो जाती है। मतलब जैसे ही शादी हुई, महिला कहाँ चली गई, पति के घर, और पति का घर किसका घर बन गया, अपना घर बन गया। पति का घर वो पत्नी का अपना घर बना लेती है। तो विवाह के बाद ये भी क्या होता है, महिलाएं दूसरे घर चली जाती है और उसे अपना घर बना लेती है। लेकिन वर्तमान समाज में क्या ऐसा हो रहा है, वर्तमान में चीजें बदल रही है। तो क्या लिख रखा है, गोत्र प्रणाली हिंदू रीति रिवाज में बहुत ज्यादा गहराई से आज भी है ये, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में इसका महत्व बहुत ज्यादा है, और कई जगह तो बहुत कम हो गया, और शहरी क्षेत्रों में तो ये बहुत कम है। अब आजकल व्यक्ति चुनते हैं ना अपना जीवन साथी, तो वो साथी चुनते तो क्या याद रखते, गोत्र ने, फोत्र ने, जाति वाती नहीं, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, समझदारी कितनी अच्छी, और प्यार कितना अच्छा है। क्या होता है प्यार, बताओ आप लोग को है ना फोकट काम। जो अभी कल मैंने एक चीज देखी कि 14 से 34 वर्ष की लड़कियां, इनको दो बात मीठी बोल के कोई भी बेरू बना सकता है। हाँ मतलब इनको आप मान के चले, देखे होंगे बहुत छपरी लोगों की गर्लफ्रेंड रहती है, और आपको लगता है कैसे बन गई इसके, तो मीठी मीठी बातें बोलता है वो। तो लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, लड़के नहीं बनते इतना, लड़के भी बन जाते ऐसी बात नहीं। तो इस उम्र में आप ध्यान रखें कि बहुत सारे आएंगे, तो आपको बोलो मैं तो ये नहीं, बिल्कुल कोई दुनिया नहीं पलटेगा, है ना, फोकट बात है। तो आप है ना अपना पर्सनालिटी बना ले, नौकरी लगा ले, तो आपको वहाँ बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, डिप्टी कलेक्टर मिलेगा, डीएसपी मिलेगा। ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे ना, वहाँ आपके जैसे बहुत आएंगे। क्यों, कैसे कर, फिर वही बात, अच्छे नहीं हो सकते तो छोड़ दो उसको, आप में मेच्योरिटी आ जाएगी इतनी। पहले देखो आजकल ये पहले क्या होता था, 12-13 साल में शादी कर दी, 15-16 साल के हुए बच्चे हो गए ने, उनको बच्चा अपना सोचे ही नहीं ने बच्चे के समान। लेकिन आजकल 30 साल में शादियाँ हो रही है, उस साल 2-4-5 साल रिलेशन में रहते हैं लोग। तो ध्यान रखना है उन चीज़ों का, है ना। बहुत सारी चीज़ें आ गई, लड़के बहुत बेरू बनाएंगे, लड़कियों को तो विशेष ध्यान रखना है। और विशेष उसमें से भी जो गाँव की लड़कियाँ हैं, चलो शहरों की लड़कियों ने चीज़ें देख रखी है, शहरों की चीज़ें लिबरल रहती है लड़कियाँ, उन्होंने चीज़ें देख रखी है, उनके दोस्त रहते हैं तो वो थोड़े लिबरल देते। जो गांव की लड़कियां ना, वो कभी लड़कों से बोली नहीं होती, जनरली माना जाता है, वो उनकी स्कूल अलग रहता है। जैसे अब आप लोग गर्ल्स स्कूल से आए, लड़के आपके दोस्त थे नहीं, अब यहाँ आके कोई भी लड़का अच्छा बोला आपको अट्रैक्ट हो जाए, बोलो वाह यार कितना अच्छा है। विशेष ध्यान रखना है। बड़े बड़े प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े उनके तो क्या है, उनके तो बहुत डाइवर्स था, तो डाइवर्सिटी भी
होती है जिनमें, उनमें ये दिक्कत नहीं होती है। जैसे ही मान के चलिए, अब एक लड़का जो बेचारा गांव से आया है, उससे अगर किसी लड़की ने पेन मांग लिया तो वो तो बच्चे का भी नाम सोच लेगा कि बोले वाह यार कि बोले मेरा ये होगा, पेन मांग लिया, बोले ये कि इतने लड़के बैठे थे मेरे से क्यों मांगा, प्यार करते हैं मेरे से, जबकि पढ़ा लिखा लड़का समझ रहा है, बोले कि क्या है वहाँ, मैं बैठा था इसलिए मेरे से ले लिया, है ना। तो हाँ, तो वर्तमान समाज में लड़कों को देखा जा रहा है बजाय कि गोत्र को, जाति को, धर्म को, है ना। अब अगला हम देखेंगे गोत्र की क्या विशेषता। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आएगा कि गोत्र से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गोत्र सिस्टम एंड राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। क्या है गोत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। 7 नंबर में आ सकता है, 10 मार्कर में आ सकता है ना। तो अगला देखिए, पानी नहीं इसमें। गोत्र परंपरा क्या विशेषता है, तो गोत्रों में अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, एक ही पूर्वज से। ये रहता है ना, एक गोत्र मर के मान के चलिए कश्यप गोत्र, तो कश्यप गोत्र में अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, ऋषि कश्यप। तो आप गोत्र वाले एक व्यक्ति से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, है ना। उत्पत्ति मतलब द ओरिजिन ऑफ इंटायर डिसेंट, एक भी इनका एंसेस्टर रहता है। और अगला क्या है, गोत्र में क्या है, सभी सदस्य शामिल होते हैं। सभी सदस्य का मतलब क्या होता है, एक पक्षी, द्विपक्षी और संदिग्ध। ये हम आपको बताए थे कि एक पक्ष क्या होता है, द्विपक्ष क्या होता है, सब और संदिग्ध क्या होता है। मतलब गोत्र में सभी लोग शामिल होते हैं, बस ये इतना सा। और गोत्र में क्या होता है, रक्त संबंधियों को शामिल किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट IMP, आपकी गोत्र का व्यक्ति वही होगा जो आपका ब्लड रिलेशन है। मतलब आपके पापा, दादा, आपकी सिस्टर, आप, आपकी मम्मी, ये क्या है, ये मम्मी नहीं आएंगे, मम्मी गोत्र में ना, आपके पास ये है ना। हाँ, गोत्र मतलब गोत्र किससे चलता है हमारे यहाँ पर, पिता से, है ना। मम्मी जी के गोत्र में, लेकिन यहाँ के इनका, हाँ, तो खून के रिश्ते को हम क्या मानते हैं, ये। और गोत्र में क्या होता है, बहिर्विवाह प्रथा, वेरी वेरी मोस्ट IMP, इंडोगेमी। हाँ, बच्चों से हो सकता है ना। तो गोत्र बहिर्विवाह का मतलब क्या होता है, गोत्र सिस्टम रिलेटेड टू इंडोगेमी बोलते हैं, एक्सोगेमी बोलते हैं। देखो, एक्सोगेमी मतलब क्या होता है, सेम कास्ट में शादी नहीं होती। आई बात समझ में। तो गोत्र में सेम गोत्र से मैरिज नहीं करेंगे। एक होता है इंडोगेमी, सेम गोत्र में मैरिज, और एक होता है एक्सोगेमी, दूसरी गोत्र में मैरिज। तो गोत्र में क्या होता है, बहिर्विवाह प्रथा। बहिर्विवाह मतलब दूसरे गोत्र के व्यक्ति से शादी करते हैं। और क्या होता है, प्रत्येक वंश समूह का एक गोत्र, हाँ, सब लोगों का एक गोत्र होता है। फुकड़ बात लिख दी। अच्छा, गोत्र परंपरा वास्तविक न होकर, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप पूछ रहे थे कि ये वास्तविक थोड़ी गोत्र परंपरा, ये तो अनुश्रुतियों पर आधारित है। मतलब हमने सुन रखा है, ऐसा सुनी सुनाई चीजें ये। तो ये गोत्र परंपरा किस पर आधारित है, अनुश्रुतियों, मतलब हमने सुन रखा है, लिसनिंग पे आधारित है कि हमने लिसन कर रखा है, ऐसा हुआ होगा या ऐसा होता है, हमने अजम्स कर रखा है। ये सब ये अजम्पशन है हमारे कि ऋषि हुए होंगे, फलाना हुआ होगा, ये सब, है ना। ये है आपकी गोत्र की विशेषता। अच्छा, गोत्र में कुल देवता, कुल देवी ने, ये भी होता है। आप जानते हैं कि आपके नवमी दिन पूजा करते हैं, अष्टमी दिन पूजा करते कि नहीं करते, नवरात्रि में वो कुल देवता होता है, देवी जी होता है, ये सब होते हैं। अब गोत्र कितने प्रकार की होती है ना, टाइप्स ऑफ गोत्र। अरे हर गोत्र के ब्राह्मण रहते, विशेषता लिखते हैं क्या क्या होता है, ये इसे है। क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि एक टॉपिक है, बस आप जाने कि हमारा ओरिजिन कैसे हुआ। समाज शास्त्र का मतलब समाज का अध्ययन, समाज में क्या क्या प्रथाएं प्रचलित है, इसलिए, है ना। अब हम टाइप्स ऑफ गोत्रा देखेंगे, है ना। टाइप्स कितने प्रकार के गोत्र होते हैं, एक तो होता है पितृवंशी गोत्र और एक होता है मातृ। दो ही प्रकार के हो सकते हैं, पिताजी के नाम से गोत्र चलेगा या माताजी के नाम से चलेगा, है ना। एक तो पैट्रियार्कल और एक मैट्रियार्कल, मम्मी जी के नाम से और पिताजी के नाम से आपका गोत्र है। पिताजी के नाम से मतलब भारत के समाज में अधिकांश किसके नाम से चलता है, पिता, लेकिन माता के नाम से भी चलता है। माता के नाम से कहाँ पे चलेगा, केरला में, गारो खासी जयंती में। तो क्या लिखेगा, पितृवंशी गोत्र में इसमें एक पुरुष पूर्वज की संतानों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन पुरुष की बहन की, अच्छा मान के चलिए, ये पैट्रियार्कल में क्या होता है, ये मेरी सिस्टर और ये क्या है, मेरे फादर, ठीक। अब हम दोनों रहेंगे एक गोत्र के, लेकिन मेरी बहन की दूसरी जगह शादी हो गई ना, तो मैंने गोत्र से बाहर हो गई, ये दूसरी गोत्र में चली जाएगी। तो क्या लिख रखा है, इसमें एक पुरुष की पूर्वज संतानों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन पुरुष की बहन विवाह के बाद पति के गोत्र का सदस्य बन जाती। वेरी वेरी मोस्ट IMP, पति के गोत्र का सदस्य नहीं बनेगा, नया परिवार कैसे बनेगा, है।
सर जैसे केरल में एक जनजाति ऐसी है हाँ कि जैसे कि जो मामा होते हैं ना हाँ। उसकी भाड़े से शादी हो सकती है। जनजातियों में महाराष्ट्र में भी होती है, मामा बुआ की शादी होती है, हिंदुओं में। हाँ दक्षिण भारत में मामा की भांजी से जैसे कि उसकी बहन की जो बच्ची होगी वो अदालत उसमें चली गई अब उसकी शादी हाँ तो हो सकती है वो। देखो हर समाजों में अलग अलग है, तो बहुत सारी स्टडी है ऐसी, तो बहुत चीजें इतनी तो ऐसी चीजें कि एक जनजातियों में हर चीज पर थोड़ी वो सकती उसमें बोला था नातेदारी प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न। हाँ हर समाज में अलग अलग टाइप रहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आया कि आपकी सिस्टर और उसके बच्चे क्या आप पितृवंशी गोत्र में शामिल है? नहीं, उसका गोत्र अलग बन जाएगा। तो एक गोत्र में कौन होता है? केवल पितृवंश में लड़के उस गोत्र का हिस्सा होते हैं और लड़कियां उस गोत्र का हिस्सा शादी से पहले होती है, शादी से पहले होती है, शादी के बाद नहीं होती। जैसे हम सब पेपर संजना दीदी नहीं हाँ संजना दीदी इनके ससुराल के बन गए, इनका गोत्र ससुराल में बन गया है ना। हाँ हाँ अब अगला है आपका मातृवंशी। अब मातृवंश में पूर्वज किसे माना जाता है? मम्मी जी को, और एक स्त्री अब उसकी बहन और उसके बच्चे, मतलब यहाँ जैसे पिताजी से चलता है ऐसे माता जी से चलता है, बस ये होता है क्या? मातृवंशी फैमिली। अब हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं इसका कि गोत्र का क्या महत्व है, गोत्र को क्यों हाँ पितृवंश का उल्टा है ना। हाँ इसमें भाई नहीं आता है। मान के चलिए मातृवंश में एक ब्रदर है एक सिस्टर है, तो यह ब्रदर है ना ये इसका हिस्सा नहीं है मातृवंश का, केवल बहन जो है ना वो इसको कंसीव करेगी आगे, ये भाई अलग निकल जाएगा, ये पितृवंश में चला जाएगा ना। मातृवंश में है क्योंकि दूसरा पुरुष कहाँ आएगा? इस महिला के घर आएगा। मातृवंश में माता जी के यहाँ आता है, मामा गाँव जाते हैं ना, ये इसकी शादी होगी तो ये अलग जाएगा ना, और इसके यहाँ दूसरा आएगा। हाँ मम्मी से नाता है ना, तो इसकी मासी भी इसका गोत्र रहेगी, उसकी मासी की बेटियां भी गोत्र रहेगी। हाँ अब हम देखें गोत्र का क्या महत्व है। गोत्र अभी आपने पूछा ना गोत्र क्यों पढ़ रहे, तो पहली बात तो अपनी वंश को निर्धारित करता है। तो पैतृक वंश कहाँ से आए हम, कहाँ से लोग पूछे कहाँ से निकले हुए, तो हमारे पैतृक वंश को हम निर्धारित करते हैं। अगला क्या है? तो पिताजी हमारे एंसेस्टर, हम कहाँ से आए, तो गोत्र किसी व्यक्ति के पैतृक वंश को निर्धारित करते हैं कि हमारा पैतृक वंश मतलब हमारे एंसेस्टर कौन है, और हाँ पुरुष हम नाम कौन से ऋषि हम कहाँ से निकल कर आए वो। और किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान का निर्धारण किया जाता है गोत्र से। हम बोलते हैं कि आप कौन हो, बोले मैं यूं, बोले नाम क्या, सरनेम पीछे क्या लगते हैं। तो गोत्र में क्या होता है? आपकी सामाजिक पहचान बनती, सोशल एक्सेप्टेंस है गोत्र सिस्टम को, क्या आप उस गोत्र के हो, उस गोत्र के हो, ये सारी चीजें। और गोत्र समाज में वैवाहिक संबंधों को निर्धारित, वेरी इंपॉर्टेंट, कि शादी करते तो क्या देखते हैं, लव मैरिज में की बात नहीं हो रही, घर की शादी हो, घर वाले शादी करते क्या देखते हैं? गोत्र देखते हैं, जाति देखते हैं, फलाना देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। तो विवाह में भी निर्धारित तत्व होता है, ये इसी चीजें लिखना आपको। और गोत्र में व्यक्ति और समाज के पूर्वजों को जोड़ता है, और गोत्र के माध्यम से क्या करेंगे आप? विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कराए जाते हैं, है ना। और क्या करते हैं? गोत्र क्या करते हैं? सामाजिक एकता को बनाए रखती है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। ये हो गया आपका गोत्र सिस्टम। कल हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, समुदाय, कम्युनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। समुदाय